नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करता हूं। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 11 की बातें देख रहे थे और पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा जो पहला पाठ है प्रश्न पत्र क्रमांक 11 का, हिंदी भाषा जिसका नाम है, और उसमें से दिया हुआ जो पहला पाठ है भाषा की परिभाषाएं एवं भाषा की विशेषताएं, ये हमारा पूरा पाठ जो है मैंने आपको उसका विश्लेषण बताया है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि परीक्षा की दृष्टि से आने वाली जो आपकी परीक्षा है उस दृष्टि से आपको उस टॉपिक पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी प्रश्न जो है मैं स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए, आपकी तैयारी के लिए मैं देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको वह परीक्षा देने में सरलता महसूस हो, आसानी महसूस हो। तो मैंने प्रश्न पत्र क्रमांक 11 के पहले टॉपिक के प्रश्न बनाने शुरू किए हैं, मैं आपको जल्द ही वो दे दूंगा, लेकिन हमें पाठ्यक्रम भी पूरा देखना है। तो जैसे जैसे ये प्रश्न निकलेंगे वैसे वैसे मैं आपको देता रहूँगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी हमारा चलता रहेगा। तो इस प्रश्न पत्र क्रमांक 11 का दूसरा जो पाठ है उस पाठ का नाम है, उस टॉपिक का नाम है भाषा के विविध रूप। पाठ्यक्रम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दिया है। वो पाठ्यक्रम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल भर में हमें उसी पाठ्यक्रम के आधार पर सभी जो भी पढ़ाई है वो करनी है, और वो भी निर्धारित समय में करनी है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमारी परीक्षा शायद जनवरी में शुरू होगी, उस दृष्टि से मैं थोड़ा सा वो भी कोशिश कर रहा हूँ कि निर्धारित समय में हमारा पाठ्यक्रम जो है समाप्त हो जाए। तो दूसरा जो पाठ है, दूसरा जो टॉपिक है भाषा के विविध रूप, ये भाषा को लेकर ही वहाँ पे बताया गया है, या भाषा को लेकर ही ये बहुत सारी बातें सामने लाता है। पिछले लेक्चर में हमने जिस प्रकार, या पिछले पाठ में जिस प्रकार हमने भाषा की परिभाषा है, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा कैसे विकसित होती है, भाषा के विशेषताएं कौन कौन सी है और भाषा किसे कहे, ये जो बातें हमने उस पाठ में देखी है। तो इस पाठ में हम थोड़ा सा भाषा के जो तरीके हैं या भाषा के जो रूप है वो किस प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको भी हमें समझना बेहद जरूरी है। तो एक बात उस दृष्टिकोण से अगर कहेंगे तो मुझे आपको ये बताना जरूरी लगता है कि देखिए, भाषा किसी एक साल में या किसी 10 साल में उभरी हुई चीज नहीं है या वस्तु नहीं है। भाषा हजारों सालों से हम तक वो व्यवहार में प्रयुक्त होते होते आई है। तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो वैदिक काल की भाषा या प्राचीन काल की भाषा, आदिकाल की भाषा, मध्यकाल की भाषा, आधुनिक काल की भाषा, और इन विकास क्रमों को अगर हम जैसे जैसे हम तक लाते हैं तो हमें ये महसूस होगा कि निश्चित तौर पर भाषा जो है विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूपों में वहां पे काम कर रही थी। और ये जो भाषा के रूप है वो तत्कालीन समय के अनुसार वहां पे बने हुए होते हैं। तत्कालीन समय में जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी राजनीतिक वहां पे परिवर्तन आते हैं वह सभी परिवर्तन जो है भाषा के विकास पर, भाषा के परिवर्तन पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा के विविध रूप अगर हमें जानना है, हमारे पाठ्यक्रम में उसके रूप दिए हैं, बोली, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इससे भी ज्यादा है। लेकिन पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो उसका मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं। बोली किसे कहेंगे, राजभाषा किसे कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे। तो मुझे और एक बात कहनी जरूरी लगती है, वो ये कि मैंने अभी कहा था कि भाषा हजारों सालों से प्रयोग में होते होते हम तक पहुंची है, और हमारे बाद भी जो है आगे भविष्य में भी भाषा जो है प्रयुक्त होने वाली है। तो जैसे जैसे कालखंड बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, तो भाषा के रूप में जो है बदलाव आने लगते हैं। और ये सभी बदलाव जो है सामाजिक परिवर्तनों के कारण, मनुष्य के जीवन शैली के कारण, औद्योगिक के कारण, या मशीनीकरण के कारण, या टेक्नोलॉजी के कारण ये भाषा में परिवर्तन जो है आते रहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा एक बहता नीर है।
नदी जिस प्रकार से एक छोर से दूसरे छोर तक जो है वहां पे बहती रहती है, और उसी प्रकार मान लीजिएगा कि आपने अगर नदी का उगम स्थल देखा होगा तो वो बहुत छोटा होता है, संकरा होता है, और वही स्थान छोड़कर वही पानी अगर नदी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि उसका जो बहने का जो किनारा है या दो तरफे किनारे जो है किस प्रकार बढ़ जाते हैं और वो नदी का दायरा किस प्रकार बढ़ता है, ये हमने देखा है। उसी प्रकार वही बात जो है भाषा के साथ हम अगर लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि भाषा भी उसी गति से नदी का ही एक दूसरा रूप कह लीजिएगा। जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका पात्र जो है विस्तृत होता चला जाता है, जिस प्रकार नदी का होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें ये सोचना जरूरी है कि जैसे जैसे भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, जैसे जैसे भाषा व्यवहार में लाई जाएगी, उस भाषा में परिवर्तन आता रहेगा और वह परिवर्तन जो है व्यापक रूप से वहां पे फैलता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर आज की हम बात करें तो हिंदी जो है कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले या कुछ दशकों पहले कह लीजिएगा कि वो भारत तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि भारत के लोग विदेशों में जाकर बसे। परिणाम ये हुआ कि आज हिंदी जो है विदेशों में वहां पे बोली जा रही है और हिंदी वहां पे फैल रही है, साथ ही साथ वहां पे हिंदी पढ़ाई भी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे एक भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो उसका जो प्रदेश है या उसको बोलने की जो लोगों की जो क्षमता है वो वहां पे व्यापक हो जाती है। और उस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो भाषा एक प्रकार से, जिस प्रकार नदी का उदाहरण देकर मैंने बताया था कि भाषा बहता नीर है, नीर माने पानी जो है, जैसे जैसे पानी बहता चला जाएगा वो आगे व्यापक होता चला जाएगा, उसका पात्र जो है बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार भाषा के साथ भी वही चीज वहां पे हम लागू कर सकते हैं कि भाषा जैसे जैसे एक समय से दूसरे समय तक आगे चली जाएगी वैसे वैसे भाषा का दायरा भी जो है या भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वहां पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये सभी बातें मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि हमें अगर भाषा के विकास को देखना है, भाषा के परिवर्तन को देखना है, भाषा के जो बन रहे रूप है उसको अगर देखना है तो ये उदाहरण जो है हम वहां पे लागू कर सकते हैं। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिएगा प्रत्येक भाषा जो है सीमित मतलब विशिष्ट प्रदेश में वहां पे बोली जाती है। हम अगर भारत देश की अगर बात करें तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र भाषा है। महाराष्ट्र की अपनी मराठी भाषा है, कर्नाटक की अपनी कन्नड़ भाषा है, पंजाब की अपनी पंजाबी भाषा है। अर्थात दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, उत्तर के राज्य जितने भी हैं उनकी अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाषा विशिष्ट प्रदेश तक वहां पे बोली जाती है, समझी जाती है या उसका प्रयोग किया जाता है। उसके आधार पर भी हम सोच सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक छोर से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर बढ़ते हैं तो एक कहावत आपने वहां पे सुनी होगी, ये बहुत प्रचलित कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सफर करते हैं 4 कोस दूर चले जाते हैं तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि पानी जो आपने पहले स्थान पर जो पानी पिया था वो चौथे या 4 स्थान पर चले जाने के बाद, 4 कोस पर चले जाने के बाद उस पानी का स्वाद जो है बदला हुआ दिखाई देगा। वहां से अगर उसी प्रकार आप 10 कोस चले जाते हैं तो वहां पे आपको ये भी दिखाई देगा पानी के साथ साथ 10 कोस पर लोगों की भाषा भी वहां पे बदली हुई आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रदेश को हम लांघेंगे या प्रदेश को बदलते चले जाएंगे आपको दिखाई देगा कि भाषा वहां पे अपने अपने रूप जो है वहां पे अलग रूपों में वहां पे काम कर रही है। तो ये सभी बातें जो है हमें भाषा के विविध रूप जो इस पाठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर भी हम जो है ये सभी बातें वहां पे कह सकते हैं। दूसरी एक बात और मुझे बतानी है कि भाषा, इसके पहले मैंने बताया था कि भाषा मुख्यतः 3 रूपों में काम करती है। एक
मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप और तीसरा जो है सांकेतिक रूप। मतलब ये भाषा के प्रकृतितः 3 रूप बने हुए हैं और तीनों रूपों के आधार पर भाषा व्यवहार में लाई जाती है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है और भाषा की अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा सा हम भाषा के अंगों को अगर विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा के अंतर्गत वाक्य आ जाते हैं, भाषा के अंतर्गत शब्द आ जाते हैं और शब्दों के अंतर्गत ध्वनियां आ जाती है और ध्वनियां वर्णों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मतलब क्या है कि अगर भाषा को बनना है तो भाषा के लिए आवश्यक है ध्वनि, ध्वनि के लिए आवश्यक है शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य और वाक्य से बनती है भाषा और इन सबका मिला जुला रूप जो है अर्थ के साथ वहां पे जोड़ दिया जाता है। मतलब भाषा के अंगों की बात अगर की जाए तो वहां पे भाषा बनने के लिए आपको ध्वनि की आवश्यकता है, भाषा बनने के लिए आपको शब्दों की आवश्यकता है, भाषा बनने के लिए आपको पदों की आवश्यकता है, उसके साथ साथ वाक्यों की आवश्यकता है और उन सभी वाक्यों के साथ साथ वहां पे अर्थ की आवश्यकता है। मतलब प्रत्येक भाषा के मौजूदा शब्द को कोई ना कोई अर्थ होता है, तभी उस भाषा का वहां पे महत्व हम बता सकते हैं या उसका महत्व होता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो भाषा अगर बननी है तो भाषा के लिए शब्द का होना जरूरी है, ध्वनि का होना जरूरी है, वाक्य का होना जरूरी है और साथ साथ अर्थ का होना जरूरी है और उसी के आधार पर भाषा का रूप जो है बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये हो गए भाषा के अंग। आगे चलकर हमें पाठ्यक्रम में दी हुई जो बातें हैं भाषा के विविध रूप, उसको भी हमें थोड़ा सा देखना है और हमें ये जानना है कि बोली किसे कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे, राजभाषा किसे कहेंगे, राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, विश्व भाषा किसे कहेंगे, संपर्क भाषा किसे कहेंगे, संचार की भाषा किसे कहेंगे। अर्थात ये जो भाषा के जो रूप बने हुए हैं मौजूदा स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे भाषा के कई सारे रूप हैं, लेकिन उनको लेकर हमें ये बात मालूम नहीं है कि इसको बोली क्यों कहा जाए, इसको परिनिष्ठित भाषा क्यों कहा जाए, इसको राजभाषा क्यों कहा जाए और इसको राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाए। तो ये जो रूप बने हुए हैं उन सभी रूपों का अपना अपना स्वरूप है और अपने अपने स्वरूप के आधार पर ही वो भाषा के रूप जो है वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने हमारे पाठ्यक्रम में जो 4 भाषा के रूप दिए हैं उसको मैं आपको विस्तार से यहाँ पे बताने वाला हूं। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि इन रूपों के आधार पर आपको भाषा में मौजूद जो छोटे छोटे जो हिस्से हैं उनको आपको परखने आ जाएगा। अगर भविष्य में आपको अगर किसी इंटरव्यू में आपको जाना है और आपको कहा जाए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है तो आपको ये बात जो है वहां पे बताने आनी चाहिए, क्योंकि आप भाषा के छात्र होते हैं और आपने भाषा का अध्ययन किया होने के कारण आपको ये प्रश्न पूछना स्वाभाविक है और उस प्रत्येक छात्र को जिसको ये प्रश्न पूछा जाता है उसको ये बताने आना जरूरी है। क्योंकि बोली अगर आप नहीं समझेंगे, बोली किसे कहते हैं नहीं समझेंगे, आप भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं एक एक करके आपके सामने भाषा के विविध रूप जो है उसको थोड़ा सा विस्तार से रखूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बोली किसे कहे, परिनिष्ठित भाषा किसे कहे और राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसे कहे। और भी सारे रूप है, लेकिन समय के चलते मैं एक एक करके आपको जैसे जैसे कुछ विषय संदर्भ निकलेगा उस दृष्टिकोण से मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा या उसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन पहले हमें पाठ्यक्रम में जो दिए हुए जो मध्य है उसको लेकर चलना है। आगे की जो ज़्यादा जानकारी है समय के चलते हम एक एक वहाँ पे लेने वाले हैं। तो मैं अगले लेक्चर में आपको भाषा के विविध रूप जो है उसके बारे में उसकी चर्चा करूंगा और उसको विस्तार से मद्दों के आधार पर समझ लीजिएगा कि मैं आपको वो बातें जो है स्पष्ट करके आपके सामने रखूंगा। परीक्षा में भी इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से वहां पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसके मैं नोट्स भी आपको उपलब्ध करा के देने वाला हूं, तो
तो वो नोट्स भी ले लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा देते समय कोई भी कठिनाई महसूस न हो। तो अगले लेक्चर में मैं आपको भाषा के विविध रूप आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, तो अगले लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।